हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो मैं बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। अब कमर्शियल बैंक के फंक्शन पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में, ऑलमोस्ट डन है। एक छोटी सी बात कमर्शियल बैंक पे और आती है जो पेपर में अलग से पूछी जाती है। ठीक है जी, मेरे साथ साथ लिखना शुरू कर दो पहले, फिर समझने पे ध्यान दें। फटाफट से लिखना। चलो इतना नोट डाउन कर लो। अब टॉपिक समझते हैं, सामने देखना सब। सर टॉपिक का नाम है मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन। अब जब पहली बार किसी भी बच्चे को टॉपिक पढ़ाया जाता है ना, जो उसकी लिटिल नॉलेज है उसके हिसाब से वो सोचता है ये आरबीआई का फंक्शन है। वो यही सोचता है कि आरबीआई का काम ही तो है मनी क्रिएट करना, मनी छापना, ये तो आरबीआई करता है। नहीं सर, ये आरबीआई का फंक्शन नहीं है, ये कॉमर्शियल बैंक का फंक्शन है। पेपर में अलग से पूछा जाता है, 6-6 नंबर में कई बार आ चुका है। ठीक है जी। तो कॉमर्शियल बैंक भी क्या मनी क्रिएट करता है? सर यहाँ मनी छापने की बात नहीं चल रही, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी की बात नहीं चल रही। क्या मनी क्रिएट करता है? करता है, आप ही के पैसों से करता है। कैसे करता है वही बात मुझे एग्जांपल से समझानी है। आप सामने देखेंगे, पहले मैंने क्या लिखा है मनी क्रिएशन में, ये समझो। लिखा है बेटा, बैंक कैन लैंड मोर फंड व्हाट इज लेंट टू देम। मतलब बैंक कई गुना लोन दे सकता है जितना आपने बैंक को लोन दिया है उसके कंपैरिजन में। बैंक कैन लैंड मोर फंड व्हाट इज लेंट टू देम। ये स्टेटमेंट समझने में लग जाएंगे 5 से 10 मिनट, कोई दिक्कत नहीं। मैं क्लैरिफाई करूंगा, अभी मैंने सिर्फ इसका मतलब हिंदी में बता दिया कि बैंक कई गुना लोन दे सकता है जितना आप उसको लोन देते हो उसके कंपैरिजन। ठीक है, हिंदी बताइए बस, मतलब आ जाएगा समझ। बाबू इस बात को प्रूव करने के लिए हमने 2 असम्पशंस लिए हैं। ऑल बैंक्स आर कंसीडर्ड एज वन यूनिट। बाबू सारे बैंकों को एक मान लो, नो एसबीआई, नो बैंक ऑफ बड़ौदा, नो इंडियन ओवरसीज बैंक, नो बैंक ऑफ इंडिया, कुछ नहीं, ये सब अलग अलग नहीं है। मान लो इंडिया में जितने बैंक है सब एक है। ठीक है, उससे आसानी से समझ में आ जाएगी बात। दूसरी बात बाबू, मान लो ऑल ट्रांजेक्शन्स आर बैंक। जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है सब बैंक के थ्रू होती है। कैश की ट्रांजैक्शन एक नहीं है, एक भी नहीं, भूल जाओ। ठीक है, ठीक है। कुछ टाइम बाद ये तो सच ही होने वाला है, बस कुछ ही टाइम है। और अभी आप देखते हो इंडिया में काफी ट्रांजैक्शन, हर किसी आदमी को भाई साहब फोन निकाल के यूपीआई करने की आदत पड़ चुकी है। तो बाबू यहाँ तक तो हम पहुँचते ही जा रहे हैं, ये तो कुछ टाइम में ट्रू होगी, असम्पशन नहीं होगी। ठीक है जी। अब इस बात को समझने के लिए मुझे छोटी सी बात पहले करनी है, वो समझ लो। बाबू एलआरआर याद है सबको कि क्या होता था? हो गए हफ्ता हो गया, कभी घर में बुक उठा के भी नहीं देखी। लीगल रिजर्व रेशो, ठीक है जी, किसके बराबर होता था? सीआरआर प्लस एसएलआर। सीआरआर क्या है? कैश रिजर्व रेशो। एसएलआर क्या है? स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो।
बुरे हालात है नो। बहु किसी भी बैंक के पास, इधर देखना मेरी तरफ, किसी भी कॉमर्शियल बैंक के पास अगर पिछले 15 दिन में एक फोर्टनाइट में 100 रुपये आए, बेटा कोई भी कॉमर्शियल बैंक ये 100 रुपये लोन पे नहीं दे सकता। उसको ये दोनों चीजें छोड़नी है, मतलब LRR छोड़ के ही लोन करना है, CRR और SLR छोड़ देनी है। तो उस CRR का पैसा हर कॉमर्शियल बैंक कैप्ट करता है विद RBI, और SLR का पैसा वो कैप्ट करता है विद इटसेल्फ, अपने ही पास रखता है। SLR का पैसा कोई भी कॉमर्शियल बैंक अपने पास रखता है इन लिक्विड एसेट्स, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में, मतलब इन कैश की फॉर्म में अपने पास रखना है। और CRR का पैसा विद RBI रखना है। मान लो अगर मैं कहूँ CRR का रेट 7% हो और SLR का रेट 13% हो, तो बाबू 20% छोड़ दो, बाकी सारा आप लोन कर सकते हो। ठीक है, 100 रुपये 7 रुपये रख दिए RBI के पास, 13 रुपये रख लिए अपने पास, और 80 रुपये का लोन कर सकते हो। ठीक है ना जी, याद आ गया होगा अब तो कुछ कुछ। ठीक है, CRR SLR LRR सब क्लियर। अब आ जाएगा ये कंसेप्ट समझ में। ठीक है जी, मैं इसको रब कर रहा हूँ बेटा। ये बात तो मैंने वैसे भी एक आध जगह पहले बता रखी है, जब मैंने बात करी थी ना मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड, तब करी थी बात। अब दोबारा कर दी, तीसरी बार भी करूंगा कल। ठीक है, इतना मुझे लगता है बहुत होता है, और कल खत्म हो जाएगी ये बुक। बाबू अब अभी आप लिखने पे ध्यान मत देना, अब 2 मिनट लिख लेंगे, पहले आप समझ लो बात। मतलब देखेंगे सब। बाबू आप एक बैंक हो, आपके पास 1000 रुपए के डिपॉजिट्स आए, लेट्स सपोज। ठीक है, 1000 के डिपॉजिट आए। मान लो इकोनॉमी में LRR की परसेंटेज है 20%। ठीक है, अगर 1000 के डिपॉजिट आए तो 20% तो LRR ही रखनी। 800 का लोन कर सकते हो। मेरे पास एक आदमी लोन मांगने आया जी, मुझे ना एक घर खरीदना है। मिस्टर A आया लोन मांगने, मैंने उसको लोन दे दिया। ठीक है जी, 800 रुपए का। उसने घर बाय करा, सर कैश किया होगा बैंक से किया होगा? फटाफट बोलो, कैश किया होगा बैंक से किया होगा? हमने एक अजम्पशन ली हुई है, ऑल ट्रांजैक्शंस आर बैंक, मतलब कैसे किया होगा? बैंकिंग के थ्रू किया होगा। 800 रुपए का घर खरीदा, उसकी पेमेंट बैंक के थ्रू ही हुई होगी, कैश तो मना ही कर दिया मैंने, अजम्पशन है बैंक से करी पेमेंट। बाबू उसने 20 से घर खरीदा, मुझसे लोन लिया 800 का, 20 से घर खरीदा, तो B के अकाउंट में 800 रुपए डाल दिए। B का अकाउंट किसके पास है? मेरे ही पास है। क्यों? क्योंकि मैंने माना सारे बैंक कितने हैं, एक ही है। इकोनॉमी में जितने बैंक हैं कितने हैं, एक ही है वो सारे के सारे, कोई SBI PNB नहीं है अलग अलग, सब एक जैसे हैं, एक है। तो बाबू अगर मैंने ही लोन किया था और B का अकाउंट भी मेरे पास है, तो 800 रुपए दोबारा मेरे पास होते, दोबारा बैंक के डिपॉजिट तो बन गए, B के खाते में आ गए। ठीक है जी, मैंने बाबू इसका 20% फिट छोड़ दिया, बाकी लोन कर सकता हूँ। इस बार मेरे पास कोई मिस्टर C आया, जी मैंने कार खरीदनी है, व्हीकल लोन कर दो। मैंने कहा अच्छा जी, मैंने कहा ये तो व्हीकल लोन। बाबू मैंने उसको लोन चाहिए था 640, मैंने 640 का लोन कर दिया। उसने बेटा कार खरीदी D से, कैश खरीदी होगी बैंक से, बैंक से वो बैंक के थ्रू उसने पेमेंट कर दी, D के अकाउंट में पैसे डाल दिए। बेटा D उसका अकाउंट भी मेरे पास है, सारे के सारे बैंक एक ही तो है, उसका अकाउंट भी मेरे पास ही है। बाबू मेरे पास फिर डिपॉजिट आ गए, मेरे पास अगर डिपॉजिट आ गए, मैंने 20% फिर छोड़ा, बाकी फिर लोन कर दिया। बाबू ये कहानी ना चलती रहेगी, रुकेगी, ये कहानी चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। और पता कब तक चलती रहेगी? जब तक ये इनिशियल डिपॉजिट्स 5000 नहीं हो जाएगी। ये मेरा दिल नहीं कह रहा 5000 बोलने का, इसके पीछे एक कंसेप्ट चल रहा है। बाबू कंसेप्ट का नाम है मनी मल्टीप्लायर, शायद याद आ जाए आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी।
बाबू इसका फॉर्मूला होता है 1/LRR। 1/LRR मतलब 1/20%। दैट सिंपली मीन्स मनी मल्टीप्लायर क्या है, 5 टाइम्स। बाबू जब तक आपके इनिशियल डिपॉजिट्स 5 गुना नहीं हो जाएंगे ये कहानी रुकेगी। मैंने इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके 5000 लिखा है, ठीक है जी। वैसे अगर मैं ब्रश अप करूँ ना तो तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे। ये कंसेप्ट मैंने कराया हुआ है सही। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, एन इनिशियल इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट लीड टू द ग्रेटर इंक्रीज इन द इनकम, डेल वाई अपॉन डेल आई। के का एक फॉर्मूला भी होता था 1/MPS। 1/LRR और 1/MPS में क्या अंतर है, सेम ही तो बात है। एग्जाम्पल उठा के देख लेना, वहां यही किया हुआ है आपने, डेल्टा आई डेल्टा वाई, कुछ याद नहीं, सेम एग्जाम्पल है। बस हम आए बात करते हैं इकोनॉमी में एक इंसान का खर्चा दूसरे के लिए इनकम होती है। सरकार ने हाईवे बनाया, खर्चा करा, किसको मिली इनकम, ठेकेदार को। ठेकेदार ने खर्चा करा, किसको मिली इनकम, लेबर को। लेबर ने खर्चा किया, किसको मिली इनकम, रिटेलर को। फिर होलसेलर को। कहानी चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। वहां पर भी मैं यही करता था, 1/MPS से ही कैलकुलेट करता था। वो बात अलग है, तुम्हें याद आना है। सेम कंसेप्ट है, मनी मल्टीप्लायर और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के एग्जांपल में भी कोई अंतर नहीं है, लगभग सेम जैसी बात है। चल सुनो बाबू, जब तक आपके इनिशियल डिपॉजिट्स 5 टाइम्स नहीं हो जाएंगे ये कहानी चलती रहेगी। अच्छा जी बाबू, अगर ये 5000 हो जाएगा तो LRR कितना पड़ा होगा, इसका 20%। और बाबू लोन कितना दिया होगा आपने, 4000। यानी कि घूम फिर के सोचो तो सही, बैंक के पास अगर 1000 रुपए आते हैं ना, बैंक उससे 5000 रुपए कन्वर्ट कर देता है डिपेंडिंग अपॉन LRR। 1000 के 5000 ही तो कर दिए बैंक ने, और 1000 रुपए से 4000 रुपए का लोन दे रखा है। आए थे 1000, यार यही तो मनी क्रिएट करना है, यही तो क्रेडिट क्रिएट करना है। और एक्चुअली में होता है इकोनॉमी में ऐसा, बस हमें दिखता क्यों नहीं, क्योंकि सारी ट्रांजैक्शन बैंक्ड नहीं है। दूसरी बात, सारे बैंक एक नहीं है, होती तो मनी क्रिएट ऐसे ही है इकोनॉमी में। अब मैं उस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर दूं, बैंक कैन लैंड मोर फंड, व्हाट इज लेंड टू देम। आपको पता है फॉर एग्जांपल में व्हाट इज लेंड टू द बैंक, इट इज ₹1000। देखो आपने अगर बैंक के पास पैसे जमा करे, आप तो बोलोगे मैंने डिपॉजिट कर रखा है, बैंक तो यही मानता है ना मैंने लोन ले रखा वापस करने से। अगर आपने 1000 रुपए जमा करे तो बैंक तो यही मानता है ना मैंने लोन ले रखा वापस करूंगा। व्हाट इज लेंड टू द बैंक, 1000। और बैंक ने 1000 से कितने का लोन दिया, 4000। बैंक कैन लैंड मोर फंड्स, 4000। व्हाट इज लेंड टू देम, 1000। समझ में आई बात, होगी स्टेटमेंट जस्टिफाई। बैंक कैन लैंड मोर फंड, व्हाट इज लेंड टू देम, व्हाट इज लेंड टू देम इज 1000। बैंक ने कितना लैंड कर दिया उसकी वजह से, 4000। क्या मैं क्लियर हूं अब तक, सब कुछ 6 नंबर का सवाल है, बस इतना ही आसान है। फटाफट से नोट डाउन करो, आरबीआई की तरफ बढ़ते हैं। आरबीआई की तरफ बढ़ रहे हैं। अब बचा हुआ आज का दिन और कल का दिन मुझे आरबीआई पे लगाना है, और कल नमस्ते कर देंगे इस पूरी किताब को, ठीक है जी। परसों से आएंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक नई बुक शुरू करें, ठीक है जी। मेरे साथ साथ आरबीआई लिखना शुरू करो, ठीक है ना। कुछ बातें आरबीआई पे पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं।
बाबू मैं इसके ना 5 पार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। अभी पूरे नहीं लिख रहा हूँ, आज 2 ही लिख रहा हूँ, 2 ही समझाऊंगा, इतना ही हो पाएंगे आज, ज़्यादा हो नहीं पाएगा। आप देख लेना, ऐसे पेपर ठीक ठाक छोड़ना पड़ेगा। मैं बता देता हूँ, एक फंक्शन तो 5th तो ऐसा होगा जिस पे पूरा एक पेज लगेगा, ठीक है। तो आप चाहे ये डिवाइडेशन भी मत करो, आप क्या करो, हेडिंग लिखो फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, सिर्फ पहले पहली हेडिंग लिखो, उसके एक्सप्लेनेशन लिखना, फिर सेकंड लिखना, फिर उसके एक्सप्लेनेशन लिखना। आप ऐसा डायग्राम भी मत बनाओ, ठीक है। आपको पता नहीं अभी कितना स्पेस आएगा, बहुत सारा स्पेस चला जाएगा। मैं दूसरा फंक्शन अभी लिख नहीं रहा, सिर्फ पहला लिख रहा हूं, आप सिर्फ हेडिंग की फॉर्म में ही लिखना, बस इतना लिखो। तो उत्तर सामने देखो, समझना शुरू करो। सर मैंने ना यहाँ सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन लिखी है, ठीक है। और बाबू इकोनॉमिक्स ना वर्ल्ड वाइड एक ही जैसी बात करती है। याद करो, अगर मैंने कभी नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम के बारे में बताया, तो मैंने ये नहीं बताया कि नेशनल इनकम ऑफ इंडिया की डेफिनेशन ये है या डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया की डेफिनेशन ये है। या अगर मैंने कभी नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन पढ़ाई है और डोमेस्टिक टेरिटरी की डेफिनेशन पढ़ाई है, तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये इंडिया की डेफिनेशन है। वर्ल्ड वाइड डेफिनेशन एक जैसी है, यानी कि दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन यही है। जिस मर्जी कोने में चले जाओ, और वो किसी भी देश का सेंट्रल बैंक क्या करता है, 4 फंक्शन परफॉर्म करता है। मैंने शॉर्टकट लिखा हुआ है, सोचा हुआ है, कॉडर, CODR। ये चारों वर्ड लिखने ही लिखने हैं इसके फंक्शन में। कंट्रोल, ऑपरेट, डायरेक्ट एंड रेगुलेट द एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री। तो वो किसी भी देश के सेंट्रल बैंक का यही काम होता है, किसी भी देश के सेंट्रल बैंक का। इंडिया में उसको RBI बोल देते हैं, इंग्लैंड में हम बैंक ऑफ इंग्लैंड बोल देते हैं, USA में हम फेडरल बैंक बोल देते हैं, फेडरल सिस्टम बोल देते हैं, फेडरल बैंकिंग सिस्टम बोल देते हैं कुछ लोग। सर किसी भी देश में सेंट्रल बैंक का काम यही है कि वो उस देश के बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल, ऑपरेट, डायरेक्ट और रेगुलेट करता है। सर इंडिया में RBI नहीं करता सारे कॉमर्शियल बैंक को कंट्रोल? करता है ना? क्या नहीं करता? सुपरविजन के ऊपर डायरेक्शन नहीं देता टाइम टू टाइम? सब करता है। मॉनेटरी स्ट्रक्चर कंट्रोल नहीं करता, मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन नहीं करता। पर RBI का काम है, ये मेजर फंक्शन है। और आप पढ़ चुके हो मुझसे मनी सप्लाई की सारी बातें। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? बढ़ जाए आगे। बाबू RBI के कुछ फंक्शन करने जा रहे हैं। पहला फंक्शन सबसे इजी फंक्शन, आप सबका फेवरेट है, ठीक है जी। RBI करेंसी प्रिंट करता है, बताओ ऐसा कौन सा आदमी है जो नहीं जानता? सब जानते हैं ना, RBI करेंसी प्रिंट करता है। पर बाबू कुछ बातें इसमें मुझे और डिस्कस करनी है इन डिटेल, ठीक है जी। मैं कुछ लिखना शुरू करता हूँ, आप मेरे साथ साथ लिख लेना इसी टॉपिक के अंदर।
चलो फटाफट से नोट डाउन कर लो, फिर समझाना शुरू करो। तो सामने देखो, समझ लो आराम से। सर करेंसी इशुइंग अथॉरिटी में मैं कुछ बातें समझ रहा हूँ और 3 बातें मुझे समझनी है आराम से। सबसे पहली बात, वो आरबीआई सोल करेंसी इशुइंग अथॉरिटी है, पर आरबीआई ना तो 1 रुपये का नोट प्रिंट करता, ना ही बात सबको। अगर उठाकर देखे ना 1 रुपये का नोट और बाकी कोई भी और नोट, बाबू बाकी सब नोटों पे गवर्नर ऑफ आरबीआई के साइन मिल जाएंगे, लिखा भी होगा गवर्नर, जो भी रिस्पेक्टिव टाइम में गवर्नर थे आरबीआई के, उनके साइन होंगे। और 1 रुपये का नोट और सारे कॉइन्स, ये कौन इशू करता है बेटा? ये जिम्मेदारी नोट और बेटा ये जिम्मेदारी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। 1 रुपये का नोट उठाकर देखोगे तो फाइनेंस मिनिस्टर के साइन नजर आएंगे। समझ में आ रही है बात? बाकी सब नोटों में साइन गवर्नर ऑफ आरबीआई के, 1 रुपये के नोट पर फाइनेंस मिनिस्टर के साइन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बाबू नहीं हो सकता कि गरीबी मिटा दो आज ही, करेंसी प्रिंट करो, गरीबी ने मिटा दो इंडिया की, 5-10 लाख रुपए सारे गरीबों को दे दो, पर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है बेटा, हम एक सिस्टम फॉलो करते हैं, आरबीआई जितनी भी करेंसी प्रिंट करता है उसके इक्वलेंट उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गोल्ड चाहिए, गोल्ड रिजर्व चाहिए। यानी कि इकोनॉमी में अगर करेंसी 15 लाख करोड़ है या 17 लाख करोड़ है, तो वो 15 लाख करोड़ या 17 लाख करोड़ का गोल्ड रिजर्व पड़ा होगा आरबीआई के पास इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड बुलियंस। गोल्ड बुलियंस क्या होता है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कह सकते हो, मतलब जितना प्योर हो सकता है, ठीक है। और 24 कैरेट तो बस कहने की बातें होती हैं, हो नहीं सकता। प्योरेस्ट गोल्ड फॉर्म ऑफ गोल्ड तो इतना प्योर होता है कि आप हाथ लगा दो वो थोड़ा सा शेप बिगड़ जाएगी उसकी, इतना प्योर होता है। तो थोड़ा बहुत तांबा मिक्स होता है, वो कह दो आप गोल्ड बिस्किट, गोल्ड बार ऐसे रखे होते हैं आरबीआई में। समझ में आ रही है बात? तीसरी बात, सर अगर आपने सोल करेंसी इशूइंग अथॉरिटी रखी हुई है ना, कि पूरे इंडिया में एक ही अथॉरिटी है जो करेंसी इशू करेगी, उसके फायदे हैं कुछ, ऐसे नहीं रखी हुई आपने। तो ये एडवांटेजेस इन डिटेल समझ लो ताकि पंगा ना करो कोई बात में आप। सर और आती है पेपर में अलग से भी पूछी जाती है, सर पहला फायदा यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है। कैसे विधि जी? 2 मिनट सामने देखो। अब मान लो अगर आरबीआई सोल करेंसी इशूइंग अथॉरिटी नहीं होता और सभी कॉमर्शियल बैंकों का होता कि जी नोट प्रिंट कर दो, पता क्या परेशानी होती? हर कोई पेपर क्वालिटी अलग ले रहा है, हर कोई इंक का कलर अलग ले रहा है। एक बैंक ने नोट प्रिंट करा 100 रुपये का नोट पिंक कलर का है, एक ने करा 2000 का पिंक का, तीसरे ने करा 500 का पिंक का, लगे रहो। कोई यूनिफॉर्मिटी रह जाती? नहीं रहती ना। पेपर के साइज अलग अलग, पेपर की क्वालिटी अलग अलग, पेपर के इंक का कलर अलग अलग, सब कुछ ही खराब हो जाता। समझ में आ रहा है? यूनिफॉर्मिटी इसलिए है क्योंकि एक अथॉरिटी है, वरना ना होता। दूसरी बात, सर कैन कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। एक अथॉरिटी है भाई, मनी सप्लाई अच्छे से कंट्रोल कर सकती है। समझाने के लिए बात बोलता हूँ, सर मान लो इकोनॉमी में डिफ्लेशन है, तो पैसा डालने इकोनॉमी में, तभी घटेगा डिफ्लेशन। एक अथॉरिटी है, आपने उसको बता दिया भैया डिफ्लेशन है, तू देख ले। वो क्या करेगा? मान लो वो करेंसी प्रिंट करके इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस कर रहा है, उसे खुद पता होगा कितनी प्रिंट करनी है, कितनी इंट्रोड्यूस करनी है, कैसे कंट्रोल करना है। अगर 20 अथॉरिटी है, 20 कमर्शियल बैंक है, आपने सबको कह दिया भाई डिफ्लेशन आ गया, करो कंट्रोल, सबने करेंसी प्रिंट करी, सबने इकोनॉमी में डाल दी, किसी को पता नहीं कि दूसरे कितनी डाल रहा है, तीसरा बैंक कितना डाल रहा है, चौथा बैंक कितना डाल रहा है, सब डाली जा रहे हैं। पता लगे डिफ्लेशन हटा, न्यूट्रल तो हुए नहीं, सीधा इन्फ्लेशन भी बोल से इतना पैसा आपने इकोनॉमी में डाल दिया। सर एक अथॉरिटी है ना, फायदे बहुत है, बहुत सारी अथॉरिटी होती है, नुकसान होते, फायदे कभी ना होते। समझ आ रही बात? तीसरी बात, रुपी वैल्यू कंट्रोल, याद है? मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। आरबीआई के दिमाग में एक प्राइस बैंड होता है, मान लो 80 to 85, कि अगर
80 से 85 के बीच में रुपये वैल्यू घूमती रही, मैं कुछ नहीं करूंगा। 80 से कम आई क्या करूंगा, बाय करूंगा पागलों की तरह, ताकि इस बैंड में पहुंचे। और अगर 85 के बाहर गया तो सेल करूंगा ताकि इस बैंड में पहुंचे। अब ये सोचो मल्टीपल बैंक है और प्राइस आ गया 79, आपने कह दीजिए बाय करो, रुपये वैल्यू प्राइस बैंड से बाहर आ गई, सबने बाय करना शुरू कर दिया डॉलर, सबने। तो क्या होगा, पता लगे बैंड में पहुंचे ही ना, आप पहुंचे सीधा 86 87, आपने डिमांड इतनी क्रिएट कर दी। अब 20 बैंक को पागलों की तरह डिमांड कर रहे, एक अथॉरिटी है, उसको क्लियर है कि कितना बाय करने पे, कितना डिमांड करने पे उस प्राइस बैंड में चला जाएगा। 20 अथॉरिटी मिलके बाय करेंगी तो क्या होगा बाबू, किसी को पता नहीं पहले ने कितने रुपए के डॉलर बाय करे, दूसरे कोई नहीं पता तीसरे ने कितने के बाय करे, सब बाय कर रहे हैं। क्लियर है बात। एंड लास्ट वन इज देयर गवर्नमेंट के लिए आसान है, एक अथॉरिटी को कंट्रोल करना आसान है, 20 को, बड़ा सिंपल सा आंसर है। अगर एक ही अथॉरिटी है आरबीआई, तो गवर्नमेंट को पता है मुझे सिर्फ आरबीआई को कंट्रोल करना है। अगर 20 अथॉरिटी को ये पावर दी होती तो गवर्नमेंट 20 बैंकों को कंट्रोल कर रही होती। क्लियर है बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, आगे बढ़ जाए। नहीं आज नहीं बढ़ते, आगे कल बढ़ेंगे। रखते हैं आज के लिए इतना ही है, बाय बच्चों, बाय बाय।